हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवशीष और आज के लेक्चर में हम जानेंगे एंकोलाइसिस स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एंकोलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है एंड फाइनली मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट हम इसका कैसे करेंगे, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। एंकोलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ आ जाती है। तो एक तरीके का ये फॉर्म है, एक टाइप है आपके अर्थराइटिस का। जैसे आपका अर्थराइटिस होता है जॉइंट को जो कि अफेक्ट करता है ना, जिसमें आपका कार्टिलेज को अफेक्ट करता है, समटाइम जॉइंट को अफेक्ट करता है और आपके साइनोवियल जॉइंट को स्पेशली। इसी तरीके का ये भी एक आपका फॉर्म है, एक टाइप है आपके अर्थराइटिस का, जो कि स्पेशली अटैक करता है, स्पेशली टारगेट करता है आपकी स्पाइन को, आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी बैकबोन है उसको ये टारगेट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अदर बॉडी पार्ट्स, अदर जॉइंट भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। और जो प्राइमरी इसका सोर्स रहता है, प्राइमरी इसका जो अटैक जो करता है वो होता है आपका स्पाइनल और आपकी स्पाइन पर, आपकी बैकबोन, आपकी वर्टिब्रल बोन पर। इसमें क्या होता है, जहाँ पर भी ये कॉज होता है वहाँ पर आपको क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है और आपको सीवियर इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट एंड सीवियर आपको पेन होता है उस रीजन पर, उस जगह पर। जैसे कि आपका हम लेके चलते हैं L4 है, L5 में हो रहा है आपका पीछे की तरफ बैक में, तो आपको बैक में सीवियर डिस्कम्फर्ट होगा और आपको सीवियर पेन होगा, राइट। इन मोर कभी कभी क्या होता है, इसकी जो सैक होती है उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना। कभी कभी विदाउट सैक का होता है, कभी कभी जो इंटरनल इसकी सैक होती है उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इन मोर एडवांस केसेस दिस इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू एंकिलोसिस, न्यूबॉर्न फॉर्मेशन इन द स्पाइन कॉजिंग सेक्शन ऑफ स्पाइन टू फ्यूज एंड फिक्स इमूवेबल पोजिशन। समटाइम कभी कभी क्या होता है, ओकेशनली यहाँ पर आपका इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन मोर एडवांस केसेस में इन्फ्लेमेशन लीड टू एंकिलोसिस न्यूबॉर्न फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है, न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन होना, आपकी एस्टेरा बोन का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। अब एस्टेरा बोन्स का वहाँ पर ग्रोथ होता है, बोन आपकी हार्ड हो जाती है और ये क्या करती है, बाद में कॉज करती है आपका causing section of the spine to fuse in a fixed immovable position, जिसकी वजह से ये पोजीशन रहती है उसको फिक्स कर देती है आपकी। जैसे बैकबोन का काम होता है बेंडिंग करने का, ठीक है। अब मान लो इस रीजन पर आपको हो गया है, इस लोकेशन पे हो गया है, सपोज दैट, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एस्टेरा बोन का और फ्यूज का फॉर्मेशन हो गया, तो इधर आपकी क्या थी, वर्टिब्रल कॉलम की अलग अलग बोन थी, पर ये बोन हो गई आपके यहाँ पर फिक्स। अब आप प्रॉपर तरीके से बेंड नहीं कर पा रहे हो, झुक नहीं पा रहे हो, अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, राइट। जब भी आप झुकने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको एकदम सीवियर रेडिएटिंग पेन हो रहा है और आपको डिस्कम्फर्ट होता है ना। इधर होता है आपकी स्पाइनल में। फिर इसका ईटियोलॉजी क्या हो सकता है, ईटियोलॉजी मतलब किस कारण से हो सकती है, तो ईटियोलॉजी तो अभी तक भाई इसका एग्जैक्ट कुछ मिला नहीं है, तो वो आपका अननोन ही है ना। ईटियोलॉजी अननोन है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है किस रीजन से होती है, राइट। अफेक्ट मैन मोर देन ह्यूमन, वुमन ना, मैन को ज्यादा अफेक्ट करती है एज कंपेरिजन टू वुमन ना, मेल को ज्यादा अफेक्ट करती है एज कंपेरिजन टू फीमेल, बट इसका स्पेसिफिक कॉजेस अभी तक अननोन है ना। ये भी हो सकता है कि भाई हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन की वजह से भी हो सकती है, और एंटीजन दैट आइडेंटिफाई सेल्फ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इज फॉर्म दैट स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। एक आपका एंटीजन होता है हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन, उसके रीजन से भी हो सकती है पर कंफर्म नहीं है। कॉजेस इसका अभी तक अननोन है, कोई ऐसा कॉजेस नहीं मिला है कि हम बोल सकें किस वजह से है, इस कारण से होती है, राइट। देन पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, कैसे कॉज होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट एंड एडजेसेंट टिश्यू। क्या होता है, आपका जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन आएगी और साथ ही साथ उसके जो सराउंडिंग टिश्यू है, उसके आइट साइड के टिश्यू है, उनमें भी क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, आपके सूजन आ जाएगी।
इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्यूलेशन टिश्यू पेनस। क्या होगा, स्वेलिंग आ गई आपके ज्वाइंट में, जस्ट सपोज ये आपके दो ज्वाइंट हैं, ठीक है। अब ये ज्वाइंट तो है आपके, ज्वाइंट के बीच में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन आ गई, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो गई, ठीक है, कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूलेशन। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपके ग्रेन्यूलेशन का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, इसमें ग्रेन्यूलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनस, नॉट पेनिस, पेनस, राइट। तो पेनस का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, और पेनस का फॉर्मेशन शुरू होने से ग्रेजुअल कैल्सिफिकेशन एंड फ्यूजन ऑफ आर्टिकुलर टिश्यू, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो आर्टिकुलर टिश्यू था, इस टिश्यू में क्या होने लगा, कैल्सिफिकेशन होने लगा एंड फ्यूजन ऑफ द आर्टिकुलर टिश्यू, है ना, क्या होने लगा वहाँ पर उसमें कैल्सिफिकेशन, मतलब वहाँ पर कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर जो सरफेस था आपका, कार्टिलेज था, फाइब्रस था, वो क्या हो गया, हार्ड होने लग जाएगा, वहाँ पर कैल्शियम आने लगेगा तो वो बोन के जैसा हार्ड होने लग जाता है, तो वहाँ पर सिंपल सी बात है बोन का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया एंड फ्यूजन ऑफ द आर्टिकुलर टिश्यू, और जो आर्टिकुलर टिश्यू था उसका क्या हो गया, फ्यूज हो गया वहाँ से, मतलब कि ये जो आपका जस्ट सिंपल ये इसका लोकेशन था, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हो गया, इसके बीच में आपका जो आर्टिकुलर टिश्यू है इसका फ्यूज हो गया, ठीक है, आर्टिकुलर टिश्यू का अलग से फ्यूज हो गया। देन ज्वाइंट फ्यूजन एंड इमोबिलिटी, अब इसकी वजह से आपके ज्वाइंट पे क्या हो गया, फ्यूज हो गया, फ्यूज होने की वजह से आपका ज्वाइंट हो गया इमूवेबल, इमूवेबल मतलब उसमें मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, आपका मूवमेंट हो गया रेस्ट्रिक्ट, राइट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, आई, लंग्स, हार्ट, किडनी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट, अब इसकी वजह से किस किस चीज पे आपको अफेक्ट पड़ रहा है, आपकी आइज पर, लंग्स पर, हार्ट पर, किडनी पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर भी आपके अफेक्ट पड़ सकता है। आया समझ में, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके ज्वाइंट पर, ज्वाइंट के साथ साथ जो भी टिश्यू है एडजेसेंट, जो आसपास सराउंडिंग टिश्यू उनमें इन्फ्लेमेशन हो रही, स्वेलिंग हो रही, स्वेलिंग होने की वजह से सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू पेनस का वहां पर फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। अब इतना फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ तक तो ठीक है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली वो कैल्सिफिकेशन हो रहा है, कैल्सिफिकेशन होने का फ्यूजन ऑफ द आर्टिकुलर टिश्यू, क्या हो रहा है, कैल्सिफिकेशन मतलब वो हार्ड हो रहे है ना, कैल्सिफिकेशन मतलब बोन के जैसा एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, और फ्यूजन ऑफ आर्टिकुलेट टिश्यू, और जो आर्टिकुलेट टिश्यू उसका फ्यूज हो गया, वो बाहर की तरफ फ्यूज हो गया, है ना। फिर अगला क्या आ रहा है, ज्वाइंट फ्यूजन एंड इमोबिलिटी, अब इसकी वजह से आपका ज्वाइंट है उसमें भी फ्यूज हो गया, और आपका ज्वाइंट हो गया टाइट, ज्वाइंट के अंदर आपका मूवमेंट बचा ही नहीं, मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि बीच में आपका कार्टिलेज होता है, आपका फाइब्रस होता है, जो ज्वाइंट को परमिट करता है, एक स्पेस होता है, अब दोनों ज्वाइंट के बीच आपका स्पेस बचा ही नहीं, और स्पेस बचा ही नहीं तो मूवमेंट हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अब ये दो बोन है, अब इनके बीच यदि स्पेस ही नहीं है तो कैसे मूव करेगी, पर यदि स्पेस है तो ये फ्रीली यहाँ से मूव कर पाएगी, तो ये दोनों के बीच अब सिंपल सी बात, स्पेस बचा ही नहीं है, दोनों आपस में आके चिपक गई तो मूवमेंट हो गया खत्म, है ना, राइट। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो स्टिफनेस एंड पेन इन लोअर बैक, बटक, हिप अपॉन वॉकिंग इन मॉर्निंग और आफ्टर ए पीरियड ऑफ इन एक्टिविटी, क्या हो रहा है आपको, स्टिफनेस एंड पेन हो रहा है लोअर बैक में एंड बटक रीजन पर अपॉन वॉकिंग, या तो आपको चलते समय या फिर लॉन्ग समय तक आप बैठे थे और फिर आपने चलना शुरू किया तब भी आपको हो सकता है। देन सेकंड क्या हो सकता है, पेन इन द हिप एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग, आपकी हिप पर पेन होगा और डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलते समय आपको तकलीफ होगी और आपको हिप पेन होगा। फिर पेन इन द हील एंड सोल ऑफ द फीट, आपके हील में, आपकी एड़ियों पर, आपके पैर के सोल में, आपके फीट के सोल में भी आपको पेन होगा, राइट। एंड डिसीज प्रोग्रेस, यदि डिसीज प्रोग्रेस हो रही है और सेकंड थर्ड स्टेज पर जा रही है, प्रोग्रेस हो रही है,
तो फिर आपको क्या हो सकता है, लंबर कर्व लॉस्ट एंड स्पाइन में फ्यूज एंड इमोबिलिटी इम्पेयर। आपकी जो लंबर की जो कर्व है ना, पीछे की जो कर्व है लंबर रीजन की, वो कर्व आपकी खत्म हो जाएगी, बॉडी आपकी स्ट्रेट हो जाएगी और आपका इमूवेबल पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये कर्व थी यहाँ पर, अब ये कर्व हो गई पूरी खत्म, आपका मूवमेंट हो गया जीरो, आप सिर्फ खड़े रहोगे या सिर्फ सोए रहोगे, है ना, बेंड करने का काम खत्म। आप झुक करके कोई नीचे गिर गया तो भी नहीं उठा पाओगे, उठाओगे तो हे भगवान, हड्डी टूट जाएगी। तो इसमें आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, फिर आप फ्लैट लेटे रहोगे या फिर चलते रहोगे सीधा रोबोट की तरह, झुकने का बेंड होने का काम खत्म। राइट, तो हम क्या दिख रहे थे यहाँ पर हाँ, पेन इन द हील पेन और नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द लोअर बैक लॉर्डोसिस और फ्लैटन। क्या हो सकता है, तो लॉर्डोसिस हो सकता है या फिर आपका फ्लैट भी हो सकती है। राइट, लॉर्डोसिस हो जाना या फिर एकदम फ्लैट हो जाना, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाना। काइफोसिस में आपका पीछे की तरफ बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाना। कर्वेचर ऑफ द अपर बैक इंक्रीज काइफोसिस, है ना, कर्व अपर बैक है वो थोड़ी सी काइफोसिस हो जाएगा। आपकी चेस्ट वगैरह है जो आप इधर से आपकी ये फॉरवर्ड हो जाएगी, चेस्ट की तरफ से आपका बैकवर्ड फॉर्मेशन हो जाना, इसको हम बोलते हैं काइफोसिस। बॉडी मैकेनिक के बारे में आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्केलियोसिस। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, खाना पीना खाना बंद कर दोगे, और वेट लॉस तो खाना नहीं खाओगे तो भाई वेट लॉस भी हो नहीं हो तो वेट लॉस भी होगा। फटिग, डिक्रीज एनर्जी, फटिग बहुत जल्दी थकान होने लगेगी, और डिक्रीज एनर्जी, डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जेटिक नहीं रहोगे, कोई काम में उत्साहित नहीं रहोगे, थोड़ा सा काम करोगे अरे यार थक गया मैं तो, है ना, आराम चाहिए, सोने लग जाओगे। राइट, और फिर और क्या हो सकता है, आई स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन, आंखों में सूजन, सूजी सूजी आंखें, रेडनेस और पेन हो जाएगा। मोबाइल चलाने से भी हो जाती है रात को ज़्यादा, तो ऐसे भी हो जाएगी। राइट, और डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक क्या क्या करेंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट डायग्नोस एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बट इमेजिंग बाय एक्सरे एंड एमआरआई may show evidence inflammation of this sarcoliac joint between the sacrum and ilium। क्या है, कोई स्पेसिफिक तो इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन नहीं है, पर आप एमआरआई एक्सरे वगैरह करा सकते हो जिस रीजन पर आपको पेन हो रहा है, स्पेशली होता है आपके लंबर पर, तो लंबर स्पाइन का सीटी एमआरआई वगैरह टेस्ट करा सकते हो। राइट, फाइंडिंग सच एज पॉजिटिव हिस्ट्री, रेडियोग्राफी एंड जॉइंट पॉजिटिव, ब्लड टेस्ट करा सकते हो, आरएच फैक्टर वगैरह क्रॉस मैचिंग भी करा सकते हो, बस यही सारे टेस्ट, इम्यूनोग्लोबिन वगैरह टेस्ट करा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, बिकॉज देयर इज नो क्यूर एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ मेजर टू मिनिमाइजिंग द सिम्टम, द गोल ट्रीटमेंट इज टू रिलीव यूर पेन एंड स्टिफनेस, प्रिवेंट और डिले कॉम्प्लिकेशन एंड स्पाइन डिफॉर्मिटी। इसका कुछ स्पेसिफिक तो मैनेजमेंट है नहीं है, कोई ट्रीटमेंट है नहीं है, पर सिम्टमेटिक जो आपको ट्रीटमेंट हो रहा है, लक्षण हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, राइट, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप पेन किलर वगैरह ले सकते हो, कैल्शियम की टेबलेट वगैरह खा सकते हो, मल्टीविटामिन आप ले सकते हो, विटामिन B12, विटामिन D3, ओमेगा वगैरह आप खा सकते हो। सॉरी, इसके अलावा आपको कोई इसका तो है नहीं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी आप ले सकते हो, सच एस नेप्रोजेन, सोडियम एलिबाई, इबुप्रोफेन, ये सारी टेबलेट आप ब्रोफेन, इबुप्रोफेन भी आप ले सकते हो, डाइक्लोफेनेक ले सकते हो। फिर दूसरा क्या कर सकते हो, आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, है ना, बॉडी मसाज एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो फिट रहने के लिए, और थोड़ा मूवमेंट वगैरह, रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कर सकते हो, बस यही सारी चीज़ें कर सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट में रिड्यूसिंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन, पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए जो भी आपका मेजर है आपके, वो चीज़ें आपको अप्लाई करना है, पेन किलर मेडिसिन वगैरह देना है, एक्सरसाइज के बारे में इनकरेज करना है, और ऑइंटमेंट वगैरह, जेली वगैरह देना है आपको, है ना, अप्लाई हीट पैक, कोल्ड पैक, गिव एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक, पेशेंट में टॉट रिगार्डिंग रेगुलर एक्सरसाइज, एनकरेज डाइवर्सनल एक्टिविटी, डाइवर्सनल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं,
एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं, लोशन और जेल वगैरह भी आप दे सकते हैं। इतनी कुछ हम कर सकते हैं और सपोर्ट के लिए बेल्ट वगैरह दे सकते हैं, राइट। फिर प्रमोटिंग इफेक्टिव ब्रीथिंग को आपको प्रमोट करना है, आपको चेस्ट का एक्सपांशन रिलैक्सेशन को असिस्ट करना है, ब्रीथ वगैरह कितना चल रहा है वो चेक करना है, अवॉइड करना है स्मोकिंग, एल्कोहल ड्रिंक को पेशेंट को बोलना है। डिप्रेसेंट कैन क्लाइंट मेंटेन ऑप्टिमम ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग लेने के लिए बोलना है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो आपको ऐड देना है, उसको सपोर्ट करना है, ब्रीथिंग के लिए जो भी मेजर्स है वो प्रोवाइड करना है। प्रमोटिंग मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एक्सरसाइज के बारे में बोलना है, बिकॉज वार्म मोइस्ट हीट प्रमोट मोबिलिटी, कोल्ड और हॉट एप्लीकेशन जो भी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करना है। स्ट्रेस इंप्रूव द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन फिजिकल थेरेपी एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम टू मेंटेन मोबिलिटी। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्रिस्क्राइब फिजिकल थेरेपी वगैरह, डाइवर्सनल थेरेपी वगैरह, प्रोग्राम एक्सरसाइज के वगैरह आप बता सकते हो। असिस्ट विथ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज 3 टाइम इन ए डे, 3 टाइम उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है, उसके लिए आपको गाइड करना है, आपको असिस्ट करना है। पेशेंट सीख जाता है, घर पे जाता है तो उनके फैमिली मेम्बर को टीच करना है और उसको खुद से करने के लिए इनकरेज करना है। रिड्यूसिंग फटिक को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, आस्क टू टेक पीरियड अल्टरनेटिव एक्टिविटी टू प्रोवाइड एडिक्यूट रेस्ट टू रिड्यूस फटिक। अल्टरनेट रेस्ट करके और आप 2 से 3 घंटे का रेस्ट करके आप 3 1 3 3 2 6 3 3 9 तो 3 या 4 घंटे के इंटरवल में आप कर सकते हो, रेगुलर नहीं करके, है ना। प्रमोट डेली एक्टिविटी एंड सेल्फ केयर विद इन थेराप्यूटिक लेवल, जो भी डेली एक्टिविटी है पेशेंट को प्रमोट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे। डेली एक्टिविटी जो भी आपका खाना पीना, खाना नहाना धोना, पर्सनल ग्रूमिंग केयर वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आपकी डेली एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होती हैं। Good pain control significantly reduce fatigue. Patients should encourage to take analgesia and prescribe medication effectively. गुड पेन कंट्रोल, अच्छा यदि पेन कंट्रोल है तो सिग्निफिकेंटली आपके फटिक को भी वो रिड्यूस करता है। डाइवर्सनल थेरेपी है तो पेशेंट का माइंड भी उधर इंगेज हो जाता है एक्टिविटी वगैरह में, तो पेन की तरफ उसका उतना ध्यान नहीं जाता है, राइट। और कुछ काम नहीं रहेगा तो बैठे बैठे सोचते रहेगा, हाय कितना पेन हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, कितने पैसे खर्च होंगे, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, है ना। तो डाइवर्सनल थेरेपी एक्सरसाइज में उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमको प्रमोट करना है। प्रिवेंटिंग डिफॉर्मिटी जॉइंट प्रोटेक्शन, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, प्रिवेंटिंग डिफॉर्मिटी एंड जॉइंट प्रोटेक्शन। Lessens force on the joint, both internal and example muscular compression and external example forces applied to joint during activities such as carrying force should be considered. Teach the patient to maintain good posture of spine. Advise improve posture while sitting, standing, and should avoid spine flex and heavy lifting and prolonged walking, standing, and sitting. पेशेंट को टीच कर सकते हो आपका जो बॉडी पोस्चर है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए। बॉडी मैकेनिक में आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया गया होगा बॉडी मैकेनिक क्या होता है। तो प्रॉपर जब भी आप वर्क कर रहे हो तो आपका बॉडी पोस्चर, आपका उसका प्रिंसिपल आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसे उसके नॉर्म के अकॉर्डिंग, है ना। जब भी आप वॉकिंग कर रहे हो या सिटिंग हो या स्टैंडिंग पोजिशन में या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको बॉडी मैकेनिक, आपका बॉडी का पोस्चर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। हैवी वेट लिफ्टिंग को आपको अवॉइड करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करना है। प्रोलॉन्ग वॉकिंग एंड स्टैंडिंग एंड सिटिंग को भी अवॉइड करना है। प्रोलॉन्ग लंबे समय तक एक ही पोजीशन में एक ही कर्व पर आपको बैठे नहीं रहना है, ना आपको वॉकिंग करना है ना आप स्टैंडिंग रहना है, तो आपको बॉडी का मूवमेंट चलते फिरते रहना चाहिए, राइट। तो ज़्यादा भी नहीं चलना है, मतलब लिमिटेड ही, है ना, अनलिमिटेड कुछ नहीं करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। और देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया हमने। हालांकि तो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जाना हमने, इटियोलॉजी के बारे में जाना, पैथोफिजियोलॉजी कैसे कोर्स हो रहा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं उनके बारे में समझा, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में, देन फाइनली डायग्नोस्टिक मेडिकल मैनेजमेंट
और लास्ट वन हमने नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जाना कि कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।